रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 188 मुलाहिज़ा फरमाएं। सोनिया ने बड़ी खौफनाक धमकी दी थी। अगर उसकी तेज आवाज़ सुनकर शुबा आ जाती तो वो कसूरवार मुझे ही समझती। ऐसे मामलात में मर्द ही को मुजरिम समझा जाता है। ये तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करता कि औरत भी किसी मर्द के साथ इस किस्म की ज़्यादती कर सकती है। मैंने सोनिया को घूर कर देखा तो उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। क्या तुम समझते हो कि मैं वाकई शोर मचा दूंगी? वो बोली। लेकिन क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि तुम्हारे पास बैठ सकूं? पुरानी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें इस हक से महरूम नहीं करूंगा, लेकिन उस हक के मामले में मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, सोनिया ने कहा। लेकिन अगर शुबा जाग गई और उसने हमें इस तरह देख लिया तो वो क्या सोचेगी? मैंने कहा। शुबा की आंख सुबह 6 बजे से पहले नहीं खुलेगी, और वैसे इत्मीनान रखो तुम्हारे बारे में उसके ख्यालात बहुत मुख्तलिफ है। आज वो तुम्हारी बातों से बहुत मुतासर हुई है। आराम से लेट जाओ, मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं गहरा सांस लेते हुए पलंग की पुश से टेक लगाकर नीम तराज हो गया और कंबल अपने ऊपर से हटा दिया ताकि इत्तफाक से शुबा की आंख खुल जाए और वो अपने कमरे से निकलकर इस तरफ आ जाए तो उसे किसी किस्म की गलत फहमी ना हो। क्या बताना चाहती हो? मैंने गर्दन घुमाकर सवालिया निगाहों से उसे देखा। शोभा जयपुर में अपनी जायदाद बेचने और यहाँ गेस्ट हाउस खोलने के मामले में खासी संजीदा है, सोनिया ने कहा। कोई बात हुई थी? मैंने पूछा। दोपहर को भी बात हुई थी और शाम को तुम्हारे जाने के बाद भी, सोनिया ने कहा। तुम्हारी बातों से काफी उसे हौसला मिला है। इसके अलावा एक और बात भी है जिसकी वजह से वो जयपुर से निकलना चाहती है। कोई खास बात? मैंने एक बार फिर सवालिया निगाहों से उसे देखा। जयपुर का एक सियासतदान देशमुख बहुत अरसे से शोभा को परेशान कर रहा है, सोनिया ने जवाब दिया। वो भी बेड की पूछ से टेक लगाकर नीम दराज हो गई थी और मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि उसने कोई शरारत करने की कोशिश नहीं की थी। योगा से इलाज तो एक बहाना है। वो देशमुख से छुपकर यहाँ आई है। कब तक छुपी रहेगी? एक दिन तो उसे वापस जाना ही होगा, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। लेकिन देशमुख उसे परेशान क्यों कर रहा है? वो क्या चाहता है? पहले तो देशमुख की नजरें शोभा की प्रॉपर्टी पर थी, सोनिया ने जवाब दिया। काफी उस वाली बिल्डिंग के अलावा महावीर रोड पर उसका 1.5 एकड़ का एक प्लाट भी है जिस पर बैंसों का बाड़ा बना हुआ है। ये प्लाट शुबा के शोर ने बहुत अरसे पहले खरीदा था और उसके गिर्द 4 दीवारी उठाकर छोड़ दिया था। इसका ख्याल था कि मुनासिब वक्त पर बेच दिया जाएगा, लेकिन जिंदगी ने उसे मौका नहीं दिया। शोभा ने यह प्लाट अपने एक जानने वाले को बगैर किराए के दे दिया, जिस पर उसने बैंसों का बाड़ा बना लिया। शोभा का ख्याल था कि इस तरह उसके प्लाट की हिफाजत रहेगी और जरूरत के वक्त उसे खाली करवा लिया जाएगा। लेकिन तकरीबन 1 साल पहले ग्वाले को प्लाट खाली करने को कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसे पुलिस की धमकी भी दी गई, लेकिन उसके चंद ही रोज बाद देशमुख शोभा के फ्लैट पर पहुंच गया। सोनिया खामोश हो गई। उसे सर्दी लग रही थी। उसे टांगे समेट कर कंबल अच्छी तरह लपेट लिया। उस वक्त मैं भी वहां मौजूद थी। वो कह रही थी। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि शोभा को देखकर देशमुख की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। तुमने शोभा को तो देखा ही है, कितनी हसीन है वो। सादगी में भी उसका हुस्न कियामत खेज है। मेकअप और दूसरे कपड़ों में तो वो और भी कियामत बन जाती होगी। बहरहाल देशमुख की आंखों में उभरने वाली चमक देखकर मैं दहल गई थी। देशमुख ने शोभा से कहा कि उसके प्लाट पर जिस ग्वाले ने बैंसों का बाड़ा बना रखा है वो उसका आदमी है, इसलिए उसे वहां से हटाने की कोशिश ना की जाए। उसका लहजा धमकी अमेज था। वो शक्ल और सूरत से भी गुंडा लगता था और उसने गुंडों की फौज भी पाल रखी है। देशमुख का शुमार उन लोगों में किया जा सकता है जो अपने रुतबे से भरपूर नाजायज फायदा उठाते हैं और समाजी कामों की आड़ में घिनौने धंधे करते हैं। शहर में विलायती शराब और मुनशियात की सप्लाई पर देश का मुख्य कंट्रोल। 1-2 और पार्टियां भी अगर ये धंधा कर रही हैं, लेकिन देशमुख ने उन सबको दबा रखा है। उन्हीं दिनों एक अखबार ने उसके काले धंधों की तफसील शाया की थी। उसके एक हफ्ते बाद अखबार के दफ्तर को आग लगा दी गई। एडिटर को उसके दफ्तर में कत्ल कर दिया गया और उस रिपोर्टर की उधरी हुई लाश भी एक सड़क पर पड़ी हुई मिली थी जिसने उसके खिलाफ वो रिपोर्ट मुरतब की थी। सभी लोग जानते थे कि अखबार के दफ्तर और प्रेस में आतिशी झटकी और एडिटर और रिपोर्टर के कत्ल में किसका हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस ने देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बरक्स उसकी मुखालिफ पार्टी के चंद आदमियों को पकड़कर उनकी धुनाई कर दी। बहरहाल सोनिया ने गहरा सांस लेते हुए बात जारी रखी। शुभा ने एक बार फिर ग्वाले को प्लाट खाली करने को कहा और उसके इनकार पर वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस को यह पता चल गया था कि देशमुख भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। उन्होंने शुभा को टाल दिया और ग्वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके 2 दिन बाद देशमुख एक बार फिर शुभा के फ्लैट पर पहुंच गया और उसका प्लाट खरीदने की पेशकश की। उसने प्लाट की इतनी कम कीमत लगाई कि उस पर सोचना भी वक्त और एनर्जी जाया करने के मुतरादिफ था। इस वक्त वो प्लाट कम से कम 20 करोड़ रुपए मालियत का है और देशमुख उसे सिर्फ 50 लाख की ऑफर दे रहा है। उसने अपने गुंडों के जरिए शोभा पर दबाव डलवाना भी शुरू कर दिया। काफी उसमें आए दिन तोड़ फोड़ होने लगी। पुलिस को इन वाकयात की इतला दी जाती, लेकिन शोभा के साथ कानून के मुआवजों का रवैया भी मुआंदाना था। पुलिस को इन वाकयात की इतला दी जाती, लेकिन शोभा के साथ कानून के मुआवजों का रवैया सख्त खराब था। वो उल्टा इसको दबाने की कोशिश करते।
देशमुख का दबाव बढ़ता रहा। शुभा ने राजा साहब से मदद मांगी। ये वही साबिक राजा है जिसका इलाज शुभा के शोहर ने किया था और उसने खुश होकर काफी हाउस वाली बिल्डिंग उन्हें दे दी थी। राजा साहब के दबाव की वजह से पुलिस ने वो प्लाट खाली करवा दिया, लेकिन देशमुख तिलमिला उठा। होना तो ये चाहिए था कि इस कार्रवाई के बाद देशमुख दुबक कर बैठ जाता, लेकिन इस किस्म के लोग आसानी से किसी बात को नहीं समझते। वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई को अपनी हद तक समझते हैं। देशमुख भी बिफर गया और शुभा को हिरासा करने के लिए नित नए हथकंडे इस्तेमाल करने लगा। वो सियासतदान है, असेंबली का मेंबर है, उसका भी असर और रसूख है। इसके अलावा वो गुंडा भी है। ऐसे लोग आसानी से अपनी शिकस्त नहीं मानते। उसने एक और चाल चली। कैसी चाल? सुनिए कि खामोश होने पर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। चंद महीने पहले वो एक बार फिर शोभा के फ्लैट पर आया तो यकसर बदला हुआ था। उसके साथ 2 औरतें भी थी। देशमुख शुभा के लिए बहुत से तोहफे लेकर आया और इन तोहफे में ज्वेलरी का एक कीमती सेट भी था। उसने बातों ही बातों में शुभा को शादी की पेशकश की तो वो एकदम भड़क उठी और उन्हें जलील करके घर से निकाल दिया। देशमुख ने उसे सोचने के लिए 1 महीने का वक्त दिया और साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर उसने गलत फैसला किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इस बात को 3 महीने गुजर चुके हैं। इसी दौरान में देशमुख तो उस फ्लैट पर नहीं आया, लेकिन वो बार बार फोन करता रहता है। 15 दिन पहले उसने फोन पर आखिरी मर्तबा धमकी दी थी कि अगर शुभा ने जवाब नहीं दिया तो वो उसे अपने आदमियों के जरिए उठवा लेगा और जब तक कोई उसकी मदद को आएगा उस वक्त तक वो शुभा के साथ बहुत कुछ कर चुका होगा। मैं शुभा को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। वो बहुत शरीफ औरत है, खूबसूरत है, उम्र भी ज्यादा नहीं, धर्म के मामले में इतनी कट्टर भी नहीं, उसे दूसरी शादी करने में भी कोई आर नहीं है। लेकिन देशमुख जैसे शख्स से तो शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो आदमी है जो कपड़ों की तरह औरतें बदलता है। ऐसे लोग शादी का मफहूम नहीं समझते। शुभा जानती वो उसे शादी का चकमा क्यों दे रहा है। उसकी नजरें दरअसल शुभा की जायदाद खुसूसन उस प्लाट पर है। शुभा के हुस्न को देखकर उसकी आंखों में हवस की चमक जाग उठी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि शुभा से उसका दिल बहुत जल्द भर जाएगा और इसी दौरान में जब वो धोखे से या धूस धमकियों से शुभा की जायदाद पर काबिज हो जाएगा तो उसे उठाकर सड़क पर फेंक देगा। देशमुख से बचने के लिए ही शुभा चोरी छुपे यहाँ आई है। कल गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट की बात हुई थी। इस मामले में वो अब भी संजीदा है और उसका ख्याल है कि जयपुर की जायदाद फरोख्त करने के लिए तुम्हारे दोस्त ठाकुर से मदद लेगी। शुभा समझती है कि यहाँ वो महफूज रहेगी। जयपुर में वो किसी को हवा भी नहीं लगने देगी कि कहाँ गई है। ये उसकी खाम ख्याली है कि यहाँ देशमुख के शर से महफूज रहेगी। मैंने सूर्या के खामोश होने पर कहा, दारा को शायद तुम भूल चुकी हो। इस गंदी फितरत के लोग ना खुद चैन से बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं। दारा ने हमें कितना परेशान किया था। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसने कहीं भी हमें चैन से नहीं बैठने दिया। लेकिन बहरहाल शुभा अगर ये समझती है कि वो यहाँ महफूज रहेगी तो मैं उसके दिल में कोई वसवसा नहीं डालना चाहता। मैं ठाकुर से कह दूंगा उसकी हर मुमकिन कोशिश, वो इसकी हर मुमकिन मदद करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में शुभा अगर जयपुर ही में रहे तो ठाकुर बेहतर तौर पर इसकी मदद कर सकेगा। मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है, सोनिया ने जवाब दिया। वो देशमुख से खौफजदा है। एक अकेली औरत इस जैसे लोगों के खिलाफ कर भी क्या सकती है। जयपुर में रहते हुए उसे ठाकुर का सहारा तो बहुत होगा और वो अपने पति के दोस्त राजा से भी मदद ले सकती है। लेकिन बात तो वही है, जब तक कोई उसकी मदद को आएगा शुभा का काम हो चुका होगा। उससे वो इतना दूर चली जाना चाहती है कि देशमुख की नजर उस तक ना पहुंच सके। उसने शायद बहुत पहले ये फैसला कर लिया था। वो यहाँ चोरी छपे आई है। उसके काफी हाउस के मैनेजर को भी मालूम है कि वो कहाँ है। हो सकता है कि शुभा ये सोचकर ही यहाँ आई हो कि सूरतेहाल का जायजा लेकर कोई फैसला करेगी। और कल उसने तुम्हारे सामने इसका जिक्र भी कर दिया और तुमने भी कारोबारी हवाले से अपनी राय भी दे दी और ठाकुर के ताउन और इमदाद की उम्मीद भी दिलाई। लेकिन असल बात वही है जो मैंने बताई है। वो देशमुख की नजरों से दूर रहना चाहती है। लेकिन उसने शायद ये नहीं सोचा कि इस दुनिया में तो कदम कदम पर देशमुख जैसे लोग हैं जो उसका जीना हराम कर देंगे। मैंने कहा, औरत खूबसूरत हो, जवान हो, अकेली हो और उसके पास बेहिसाब दौलत भी मौजूद हो तो हवस के पुजारी मुर्दार खोर गिद्धों की तरह उसके आसपास मंडलाने लगते हैं। एक बात कहूँ, सोनिया मेरी तरफ देखते हुए बोली। मैंने कहा, तुम्हारे लिए अब कोई मसला बाकी नहीं रहा, तुम यहाँ क्यों नहीं रह जाते? सोनिया ने कहा, शुभा को भी ढारस रहेगी। और नहीं सोनिया, मैंने उसे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। मैं ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रह सकूंगा। फिलहाल तो तुम यहीं हो ना? सोनिया ने कहा, ठीक है, फिर हम किसी वक्त बात करेंगे। हो सकता है सूरतेहाल को देखते हुए तुम अपना ख्याल बदल दो। इस वक्त तो मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा, 2 बज रहे हैं, बेहतर होगा कि तुम भी सो जाओ, सुबह बात करेंगे। और मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि सोनिया बगैर किसी हिलो हुज्जत के बिस्तर से उठकर शोभा वाले कमरे में चली गई। वो अपना बिस्तर गुज़िश्ता रात उस कमरे में ले गई थी। मैंने बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया। कुछ देर तक शोभा के बारे में सोचता रहा और फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। रात को देर के सोने के बावजूद मेरी आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। इस वक्त 6 बज रहे थे। मैं बिस्तर से निकला और काठी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। कुछ देर तक इधर उधर टहलता रहा और फिर एक जगह पर बैठकर सांस की मशक करने लगा। मैंने इस वक्त भी बैठने के लिए पिदम या कंवल आसन इख्तियार किया था। योगा की लातादाद मशकों में यह आसन इख्तियार किया जा सकता था। जैसे सूरज तुलू हुआ, मैं अपनी मशक खत्म करके काठी की तरफ वापस आ गया।
वापसी पर मैं बड़े बड़े पत्थरों की आड़ में गैर मुल्की सियाहों के खेमे के करीब से गुजरा। खेमा चारों तरफ से बंद था और अंदर खामोशी थी। जाहिर है वो लोग स्लीपिंग बैग्स में दबे गहरी नींद में सो रहे होंगे। वो शुबा को कमरे में मश्क करवाता रहा, लेकिन मैं उसके सामने नहीं आया और अपने कमरे में बेड की पुश से टेक लगाए बैठा चाय पीता रहा। सोनिया भी मेरे सामने बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। शुबा से मेरी मुलाकात नाश्ते पर हुई थी। मैं खुद से कोई बात नहीं करना चाहता था और मेरा ख्याल था कि सोनिया ने रात को मुझसे जो बातें की थी शुबा से अभी तक उनका कोई जिक्र नहीं किया था। हम अभी नाश्ता कर रहे थे कि गिटार की आवाज सुनाई देने लगी। उसके साथ ही मेरे जहन में उन गैर मुल्की टूरिस्टों का ख्याल उभरा। कल जब वो लोग यहाँ आए थे तो किसी एक के पास मैंने गिटार भी देखा था और फिर थोड़ी देर बाद फजा में एक नागवार सी बू महसूस करके मैं चौंक गया। ये बू मेरे लिए अजनबी नहीं थी। सोनिया और शुबा ने भी ये बू महसूस कर ली थी। शुबा तो नागवार से अंदाज में अपने नथने सुकोड़ने लगी। ये बू कैसी है? वो इधर उधर देखने लगी। हमारे पड़ोस में जो लोग आकर आबाद हुए हैं वो दम मारे हैं। मैं ये कहते हुए उठ गया। शुबा शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझ सकी थी, लेकिन सोनिया के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैं काठी से बाहर आ गया और नथने फुला पिचका कर फजा में कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा और फिर टहलने वाले अंदाज में बड़े बड़े पत्थरों की तरफ चलने लगा जिनकी दूसरी तरफ उन गैर मुल्कियों का खैमा नस्ब था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उनका दाढ़ी वाला एक साथी एक पत्थर पर बैठा गिटार बजा रहा था और बाकी चारों खैमे के सामने जमीन पर एक दायरे की सूरत में बैठे चरस पी रहे थे। नीगर वाली लड़की के हाथ में एक छोटी सी चिलम थी जिसमें तंबाकू के साथ चरस भरी हुई थी। उसके नीचे एक बारीक कपड़ा लगा हुआ था। लड़की ने चिलम को दोनों हाथों में मखसूस अंदाज में पकड़कर निचला हिस्सा ऊंटों से लगाया और फेफड़ों की पूरी कुव्वत से सांस अंदर को खींचने लगी। एक भरपूर कश लगाने के बाद उसने अपने साथी की तरफ इसे बढ़ा दिया और निढाल सी होकर जमीन भोस हो गई। उसकी आंखों से पानी बह निकला और वो जमीन पर बेसुध सी पड़ी गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो बारी बारी कश लगाते रहे। मैं पत्थर की आड़ में खड़ा था, इसलिए वो अभी तक मुझे नहीं देख सके थे। मैं जब उनके सामने आया तो इस वक्त नशे की चीज उस लड़की के पास थी। उन्होंने मुझे देख लिया, लेकिन उनमें से किसी के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार नहीं हुए थे। दूसरी लड़की ने मुझे भी दावत दी। मैं उनके करीब एक पत्थर पर बैठ गया और बारी बारी उनकी शक्लें देखने लगा। ये मंजिर मेरे लिए अजनबी नहीं था। थाईलैंड में खुसूसन बैंकॉक में कदम कदम पर ऐसे मनाजर देखने को मिलते थे। अमेरिकी और यूरोपियन हिप्पी महज मुनशियात की तलब में दुनिया भर में आवारा गर्दी करते फिरते हैं। ये ज्यादातर उन ममालिक का रुख करते हैं जहाँ चरस और हिरवन जैसी मुनशियात आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। इन लोगों का ताल्लुक भी इसी कबील से था। इनमें से एक लड़की और एक लड़के का ताल्लुक लंदन से था, जबकि बाकी तीनों फ्रांस के रहने वाले थे। सफर के दौरान ही में ये लोग आपस में मिल गए थे और इस तरह बाजमात आवारा गर्दी कर रहे थे। मुनशियात की तलब इन्हें हिंदुस्तान ले आई थी। हिंदुस्तान में इन्होंने अपना सफर मुंबई से शुरू किया था और कल शाम यहाँ पहुंचे थे। इनका इरादा हिमाचल प्रदेश की तरफ जाने का था, जहाँ बकौर इनके दुनिया की बेहतरीन चर्च मिलती थी। मैं भी एक अरसे से हिंदुस्तान में रह रहा था, लेकिन यहाँ मुनशियात के हवाले से मेरी मालूमात सिफर के बराबर थी। लेकिन इन हिप्पियों के एक एक बात का इल्म था। इन्हें पता था कि पोस्ट की काश्त किन इलाकों में होती है और सबसे अच्छी चरस या ईवन कहाँ मिल सकती है। इनके कहने के मुताबिक पोस्ट जितनी ज्यादा बुलंदी पर काश्त होगी, चरस और हिरवन की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। और ये लोग चरस और हिरवन की आला क्वालिटी से लुत्फ अंदोज होने के लिए हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहे थे। वहाँ चरस की खरीदो फरोख्त और उसके इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं थी। चरस या हिरवन किसी भी दुकान या ढाबे से बगैर किसी दुश्वारी के खरीदी जा सकती थी। हम जैसे लोग जब सफर पर निकलते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी ज़्यादा राह की होती है। हमें 100 बार सोचना पड़ता है कि सफर के दौरान में हम खाएंगे कहाँ से, ठहरेंगे कहाँ और दूसरे इखराजात कैसे पूरे होंगे। लेकिन यूरोपियों हिप्पियों को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। वो अपना बैंक साथ लेकर चलते हैं। हिप्पियों के हर ग्रुप में कोई ना कोई खूबसूरत और जवान लड़की जरूर होती है और यही खूबसूरत लड़की उनके लिए चेक की हैसियत रखती है, जिसे जब चाह और जहाँ चाह कैश करवा लिया जाता है। इस तरह उनके इखराजात पूरे होते रहते हैं। इस ग्रुप के साथ 2 लड़कियां थी, दोनों जवान और हसीन थी, इसलिए इन लोगों को इखराजात की भी कोई परेशानी नहीं थी। मैं तकरीबन 1 घंटे तक उनके पास बैठा गपशप करता रहा। इन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, चाय का एक घूंट तक नहीं पिया था, लेकिन चरस का जहर बेधड़क अपने फेफड़ों में उतार रहे थे। हीरोइन का कश लगाने के बाद अब उन्होंने चरस भरे सिगरेट सुलगा लिए थे और इधर उधर बैठे कश लगा रहे थे। इसी दौरान में निकर वाली लड़की अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई। उसने अपनी शर्ट का एक और बटन खोल दिया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ झुकने लगी। उसने उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट भी मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं एक झटके से उठ गया और तेज कदम उठाते हुए कांटे की तरफ वापस आ गया। सोनिया और शुभा कांटे के सामने कुर्सियों पर बैठी हुई थी। एक खाली कुर्सी मेरे लिए भी रखी हुई थी। नाश्ते के दौरान में हमने चाय नहीं पी थी। सोनिया कांटे में जाकर चाय बना लाई और चाय पीते हुए मैं उन्हें उन गैर मुल्की टूरिस्टों के बारे में बताने लगा। इन्हीं बातों के दौरान में सोनिया ने रात वाली गुफ्तगू का जिक्र छेड़ दिया। इस तरह मुझे शुभा के बारे में उससे बराह रास्त बात करने का मौका मिल गया। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था और शुभा पलट पड़ी थी। वो रुके बगैर अपने बारे में सब कुछ बताती चली गई। क्या आप समझती हैं कि इस तरह देशमुख के शर से महफूज रह सकेंगी? मैंने उसके खामोश होने पर कहा। शायद ऐसा ना हो, शुभा ने जवाब दिया।
लेकिन मेरे गायब रहने से इतना फायदा तो जरूर होगा कि वो शैतान मुझे भुला देगा और इसके बाद जब भी कभी हमारा सामना होगा तो हो सकता है वो देशमुख जैसे बदकिरदार लोग दौलत और औरत को कभी नहीं भूलते। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन बहरहाल अगर आप इसमें अपना कोई मफाद समझती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आज ही ठाकुर से फोन पर बात करके उसे बुलवा लेता हूँ, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकता है। ठीक है, तुम ठाकुर को यहाँ बुला ही लो, मैं उससे बात करूंगी, शोभा ने कहा। गोया वो जयपुर में अपनी जायदाद बेचने और यहाँ रशी केस में सेटल होने का फैसला कर चुकी थी। इसी दौरान में सोनिया सौदा सल्फ लेने के लिए बाजार चली गई। उसने मुझे भी चलने को कहा था, लेकिन इस वक्त मेरा कहीं जाने का मूड नहीं था। मैं वहीं बैठा शोभा से बातें करता रहा और फिर शोभा भी उठकर कांटे में चली गई। थोड़ी देर बाद वही निकर और ओपन शर्ट वाली हिप्पी लड़की आ गई और नायत बेतकल्फी से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो काफी देर तक बैठी बातें करती रही और फिर मैंने उसे भगा दिया। मैं कुर्सी से उठना चाहता था कि शोभा कांटे से बाहर आ गई। उसे देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। वो नहाकर आई थी, कपड़े भी बदल लिए थे, वही सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज। साड़ी का पल्लू नीचे लटका हुआ था और सर के बाल उसने तौलिए में लपेट रखे थे। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था और सच्ची बात तो यह है कि उसे इस तरह बगौर देखने का पहली मर्तबा मौका मिला था। वो बेवा जरूर थी, लेकिन उम्र ज्यादा नहीं थी और उसके हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं था। लंबा कद, गुदाद बदन, बादाम जैसी मोटी मोटी स्याह आंखें, गुलाब की पत्तियों जैसे सुर्ख होंठ, लंबे लंबे स्याह बाल और बदन की रंगत ऐसी जैसे मैदे में गुलाबी रंग घोल कर बनाया गया हो। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि वो कमबख्त देशमुख पंजे झाड़ कर इसके पीछे क्यों पड़ गया था। और भी बहुत से लोग होंगे जो इसे देखकर ठंडे सांस भरते होंगे। हो सकता है कुछ ने मुहज़्ज़बाना अंदाज में अपने दिल की बात भी कह दी हो, लेकिन इनकार सुनकर दोबारा कुछ कहने की हिम्मत ना हुई हो। ये हिम्मत तो देशमुख में पैदा हुई थी और वो इसके दर पे आज़ार हो गया था। उसकी एक वजह यह भी थी कि शोभा के हुस्न और शबाब के साथ उसकी दौलत भी थी। देशमुख सियासतदान था, उसके बारे में हर शख्स बहुत कुछ नहीं तो कुछ न कुछ जरूर जानता होगा। शोभा भी जानती होगी और जब उसने गवाले के जरिए उसके प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की थी तो शोभा को तजुर्बा हो गया था कि वो किस किस्म का आदमी है और अब वो उसे छुपने की कोशिश कर रही थी। क्या देख रहे हो? शोभा ने मुझे अपनी तरफ घूरते हुए पाकर कहा। ओह कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा सा गया। शोभा ने जिरा नहीं की और कुर्सी उठाकर धूप में बैठ गई। इस वक्त अगरचे 11 बज चुके थे, लेकिन नर्म धूप बहुत बली और खुशगवार लग रही थी। मैं एक पत्थर पर बैठ कर उसकी तरफ देखता रहा। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैं उन हिप्पियों को पत्थरों की आड़ से बरामद होते देखकर चौंक सा गया। उन्होंने अपने अपने बैग कंधों पर लाद रखे थे। करीब से गुजरते हुए चंद लम्हों को रुक गए। क्लीन शेव वाले ने बताया कि वो शिमला जा रहे हैं, वहां से धर्मशाला की तरफ निकल जाएंगे। थोड़ी देर बाद सोनिया भी सौदा लेकर आ गई और मैं उठकर उस सरसब्ज पहाड़ी पर इधर उधर घूमने लगा। कांटे के एकम में तकरीबन 50 गज के फासले पर शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी। मैं पानी में पैर लटकाकर बैठ के और इधर उधर देखने लगा। शाम की चाय मैंने सोनिया और शोभा के साथ पी और फिर मैं बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में कई पब्लिक फोन शॉप्स थी। मैं एक दुकान पर रुक गया। दुकान क्या थी? सड़क के मोड़ पर लकड़ी का एक बड़ा सा कैबिन था। वहाँ एक लंबी सी मेज थी जिस पर 3 टेलीफोन सेट रखे हुए थे। उसके सामने एक लंबी सी बेंच बिछी हुई थी। दूसरी तरफ एक कुर्सी थी जिस पर इस फोन शॉप का मालिक बैठा हुआ था। इस कैबिन में एक तरफ बूथ भी बना हुआ था, उसमें भी दीवार के साथ एक टेलीफोन सेट लगा हुआ था। इस बूथ में एक आदमी खड़ा फोन पर बात कर सकता था। मेज पर राइटिंग पैड और बाल पेन भी रखा हुआ था। मैंने ठाकुर का नंबर लेकर पैड कुर्सी पर बैठे हुए आदमी की तरफ बढ़ा दिया। जयपुर का नंबर है, लाइन मिलने में कितनी देर लगेगी? लाइन तो 1 सेकंड में मिल जाएगी, मगर 50 रुपए होंगे, उसने नंबर देखते हुए कहा। कितने मिनट? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मिनट की कोई पाबंदी नहीं, आराम से बात कर लेना, उसने जवाब दिया। ठीक है, नंबर मिला दो, मैं इस फोन पर बात करूंगा। मैंने बूथ की तरफ इशारा किया और जेब से 50 रुपए निकाल कर उसके हवाले कर दिए। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। ट्रंक कॉल सिर्फ 50 रुपए में और वक्त की कोई पाबंदी नहीं थी। हालांकि ट्रंक कॉल में एक मिनट का हिसाब होता है और बड़ी महंगी कॉल्स होती हैं। ये सब्सक्रिप्शन का माल था। पीसीओ और टेलीफोन एक्सचेंज वाले मिली भगत से ऐसे धंधे कर रहे थे कि कमाई तो उन लोगों की हो और बोझ सरकार को उठाना पड़े। उसने ठीक ही कहा था। लाइन मिलने में चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगे और फिर उसने मुझे बूथ की तरफ जाने का इशारा किया। मैंने बूथ में दाखिल होकर हुक पर टंगा हुआ रिसीवर उठा लिया। कॉल ठाकुर ही ने रिसीव की। वो मेरी आवाज सुनते ही चहक उठा। मैं पहले तो ठाकुर से खैर खैरियत दरियाफ्त करता रहा, फिर जल्दी असल मौजू पर आ गया और उसे शुभा के बारे में भी बता दिया। बेहतर होगा कि तुम 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जाओ, तुम लोगों से मिलने को बहुत दिल चाहता है। मैंने कहा ठीक है, मैं रूमती और बिमला को लेकर 1-2 रोज में पहुंच रहा हूँ। वो दोनों भी तुम्हें बहुत याद करती हैं, बस तुम्हारी नाम का विर्द करती हैं। बिमला तो हमें बहुत परेशान करती है कि हमने तुम्हें जाने ही क्यों दिया था। वो जब तुम्हारे बारे में सुनेगी तो बहुत खुश होगी। ओके, मैंने कहा, मैं इंतजार करूंगा। मैंने उसे अपना पता समझा दिया और फोन बंद करके बूथ से बाहर आ गया। महाराज, आपको जब भी फोन करना हो यहाँ आ जाया करो। डोमेस्टिक कॉल 50 रुपए और इंटरनेशनल सिर्फ 100 रुपए। वक्त की कोई पाबंदी नहीं। अपने दोस्तों और घर वालों से जितनी देर चाहें बात करें। शुक्रिया महाराज। मैंने भी दोनों हाथ जोड़ दिए। जब भी कहीं कॉल करने की जरूरत पड़ी मैं यहीं आ जाऊंगा। फोन शॉप से निकलकर मैं कुछ देर बाजारों में घूमता रहा।
और फिर गौतम भूज के काटेज आ गया। यहाँ लोग मुख्तलिफ मशकों में मशगूल थे, मैं भी उनमें शामिल हो गया। मशकों से फारिग होकर काफी देर गौतम भूज से गपशप होती रही और फिर यह तय हुआ कि अगले रोज सुबह मुझे कुंडलिनी की रियाजत शुरू कर देनी चाहिए। उस रोज भी मैं रात 11 बजे के करीब अपने काटेज वापस आया। शुभा सो चुकी थी, अलबत्ता सोनिया मेरे इंतजार में थी। उसने खाने के लिए पूछा तो मैंने इनकार कर दिया, तब ये नहीं चाह रही थी। अगले रोज सुबह ही मैं गौतम भूज के पास पहुंच गया। मेरे लिए एक अलग कैबिन नुमा कमरे का इंतजाम कर दिया गया। असल जॉब शुरू करने से पहले मैंने सांस की 1-2 मशकें की और फिर बेदम आसन इख्तियार करके बैठ गया। उससे पहले गौतम भूज ने मुझे बड़ी तफसील से बता दिया था कि रीढ़ की हड्डी के नीचे पोशीदा आछी नागन या कुंडलिनी को किस तरह बेदार किया जा सकता है और पूरी रियाजत के दौरान में कैसे कैसे मरहले पेश आते हैं। गौतम भूज के कहने के मुताबिक रियाजत पर अमल करते हुए खास अरसा गुजर जाने के बाद अचानक बिजली सी चमकती हुई दिखाई देती है और योग करने वाला उस रोशनी में नहा जाता है। उसके बाद एक ऐसा मरहला भी आता है कि योगी अपने आप को हवा में मुअल्लक महसूस करता है, जैसे जमीन से उसका कोई ताल्लुक ना रहा हो। और जब रियाजत से तवज्जो हटती है तो वो अपने आप को जमीन पर बैठते हुए पाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन किस्म के वाकयात पेश आते रहते हैं और फिर वो मरहला भी आ जाता है जब रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे से कोई चीज ऊपर की तरफ रेंगती हुई महसूस होने लगती है। यही कुंडलिनी या आतिशी नागन या उस पुरस्रार कुव्वत की बेदारी का नुक्ता आगाज होता है। जैसे ये पुरस्रार कुव्वत बेदार होना शुरू होती है, इंसान के अंदर लाशूरी मुजाहमत भी शुरू हो जाती है। अरे छोड़ो, ये किस चक्कर में पड़ गए हो, ये तो साधुओं के काम है, तुम तो अच्छे खासे समझदार इंसान हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। इस किस्म के लाशूरी ख्यालात हमलावर होते रहते हैं और दरअसल यही वो वक्त होता है जब ज्यादा यकसोई और ज्यादत की जरूरत होती है। अदम तवज्जो की सूरत में सारा खेल बिगड़ सकता है। उसके बाद एक और मरहला आता है जब योग करने वाले को अपना जिस्म सुकड़ता और सिमटता महसूस होता है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता, जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आती। ये तो उस पुरस्रार कुव्वत का करिश्मा है जो रीढ़ की हड्डी में बदस्तूर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई महसूस होती है। उसके साथ ही ऐसा महसूस होता है जैसे योगी रोशनी के समंदर में होता था, पानी की तरह रोशनी की लहरों के थप्पड़ लगते रहते हैं। योगी अपने आप को एक नई और पुरस्रार दुनिया में महसूस करता है जहाँ की हर चीज अनोखी है। रियादत खत्म करने पर सब कुछ गायब हो जाता है, लेकिन रियादत जब दोबारा शुरू की जाती है तो योगी एक बार फिर उस पुरस्रार दुनिया में पहुंच जाता है। उसके बाद एक और मरहला आता है जब योगी अपने आप को बिल्कुल मफलूज और बेदस्तोफा समझने लगता है, जैसे जिसम में जान ना रही हो, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये कैफियत खत्म हो जाती है और योगी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। उसके साथ ही ज़हनी कुव्वतें वुसअत इख्तियार करने लगती हैं और रीढ़ की हड्डी में लहरें बदस्तूर ऊपर की तरफ रेंगती हुई महसूस होती रहती हैं और फिर एक नया मरहला शुरू हो जाता है। भूख प्यास गायब हो जाती है, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, बिल्कुल अलग थलग रहने को दिल चाहता है और दिल चाहता है कि इस पुरस्रार दुनिया की सैर की जाए। बाज़ औक़ात नींद उड़ जाती है और बेचैनी की सी कैफियत तारी रहने लगती है, लेकिन चंद रोज बाद ये कैफियत तो खत्म हो जाती है। अलबत्ता एक नई उलझन पैदा हो जाती है। ये मरहला बहुत ज्यादा कठिन होता है। रियाजत या जाब में दिल नहीं लगता, ख्यालात को यकसू करना बेहद कठिन लगता है और वो कैफियत हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। अगर योगी हिम्मत हार जाए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ताहम कोशिश जारी रखी जाए तो यकसोई हासिल होते ही वो पुरस्रार शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे एक बार फिर ऊपर की तरफ रेंगती हुई महसूस होने लगती है। इस मौके पर कानों में अजीब सी खौफनाक और गरजदार आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे पहाड़ टूट रहे हो। जिस्म बढ़ता हुआ महसूस होता है, हालांकि जिस्म में कोई तब्दीली नहीं होती। योगी को यूं लगता है जैसे वो किसी पुरस्रार किस्म के चक्कर में फंस गया हो और इस चक्कर से निकलना उसके बस में ना हो। अब एक नया मरहला शुरू हो जाता है। भूख प्यास गायब हो जाती है, नींद उड़ जाती है और बिस्तर पर लेटने की सूरत में रीढ़ की हड्डी में करंट सा महसूस होता है। आंखें सुर्ख हो जाती हैं और चेहरे से वहशत सी बरसने लगती है। इसी दौरान में वो पुरस्रार कुव्वत बदसूर ऊपर की तरफ चढ़ती हुई महसूस होती है और बाज़ औक़ात सांप के फुंकारने की आवाज सुनाई देती है। शायद इसलिए इस पुरस्रार कुव्वत का नाम कुंडलिनी शक्ति रखा गया है। इस पुरस्रार कुव्वत की हरकत रोज बरोज बढ़ती रहती है और वो रीढ़ की हड्डी में रास्ता बनाते हुए दिमाग की तरफ अपना सफर जारी रखती है। और फिर वो आखिरी मरहला आता है जब योगी तरह तरह के अंदेशों में मुब्तला हो जाता है। उसे खौफ के साए घेरने लगते हैं, चेहरा जर्द, गाल पुचके हुए और जिस्म में आग सी लगती हुई महसूस होती है। योगी वर्षों का बीमार नजर आता है। इसी दौरान में वो पुरस्रार कुव्वत बदस्तूर ऊपर की तरफ अपना सफर जारी रखती है और जब ये दिल में से गुजरती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है और फिर ये मरहला भी गुजर जाता है। जिस्म की तवानाइयां आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगती है। ये पुरस्रार कुव्वत जिस्म के जिस आजू से गुजरती है उसे बेदार करती चली जाती है और जब ये कुंडलिनी या पुरस्रार कुव्वत दिमाग में पहुंचती है तो यूं लगता है जैसे पूरा वजूद रोशनी में नहा गया हो और योगी अपने आप को नया इंसान महसूस करने लगता है। उसके अंदर वो कुव्वतें बेदार हो जाती हैं जिनका आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। गुरु की रहनुमाई के बगैर इस तरह के जाप खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। गौतम भूज कह रहा था, इसलिए जब भी तुम कोई परेशानी या गैर मामूली बात महसूस करो मुझे बता देना। जाप के दौरान में खुराक का भी खास ख्याल रखा जाता है, वो भी तुम्हें साथ साथ बताता रहूंगा।
अब तुम शुरू हो जाओ। वैसे मुझे विश्वास है कि तुम्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। गौतम बुश उस कैबिन नुमा कमरे से निकल गया। मैंने आंखें बंद कर ली और तपस्या शुरू कर दी। गौतम बुश ने मुझे ये भी समझा दिया कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में ख्वाबीदा इस पुरस्कार कुव्वत को बेदार करने के लिए किस तरह जरबें लगाई जा सकती हैं। 3-4 रोज गुजर गए। मेरी रियाजत जारी रही और इसी दौरान में मेरी मामूल की सरगर्मियों में भी कोई फर्क नहीं आया। ठाकुर को फोन किए हुए 5 रोज गुजर चुके थे और वो छठा दिन था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम काठी में शुभा वाले कमरे में बैठे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे कि बाहर से बहुत से कदमों की और बातों की आवाज सुनाई देने लगी और फिर एक आवाज सुनकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। वो ठाकुर की आवाज थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी और मैं उठकर दरवाजे की तरफ लपका। वो ठाकुर ही था। उसके साथ रूपमती और बिमला भी थी। वो तीनों मुझसे इस तरह मिले जैसे मुद्दतों से बिछड़े हुए हों। बिमला की आंखों में तो आंसू आ गए। सोनिया और शुभा भी रूपमती और बिमला से उसी अंदाज में मिली थी। शुभा की इनसे अगरचे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन रूपमती जयपुर की एक मारूफ हस्ती थी। इसे तो शहर का हर शख्स जानता था। शुभा ने ठाकुर से मिलकर भी बहुत खुशी का इजहार किया था। आप लोग कब आए? इस वक्त तो कोई बस नहीं आती, सोनिया ने पूछा। हम लोग दोपहर को यहाँ पहुंचे थे, बहुत थके हुए थे, गेस्ट हाउस में जाते ही सो गए, ठाकुर ने जवाब दिया। गेस्ट हाउस क्यों ठाकुर जी? शुभा बोली। ये काठी मौजूद है ना, इसमें इतनी गुंजाइश तो है कि सब लोग समा सके। बात यह है शुभा जी, ठाकुर ने कहा। मैंने सोचा सूटकेस उठा के कहाँ घूमते फिरेंगे, पहले किसी ठिकाने का बंदोबस्त कर लिया जाए, फिर तसल्ली से आप लोगों को तलाश करेंगे।